Hello and welcome back to my channel, and today we are going to discuss about demand. सबसे पहले we will answer the question what is demand. Okay, so देखिए demand implies three main conditions. For a demand we need three main conditions, and these are: first is desire to buy, ability to buy, and willingness to purchase the same commodity at same time and price. ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब हुआ डिमांड को हम डिमांड तब कहेंगे जब आपके अंदर डिज़ायर होना चाहिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी को परचेज़ करने का, आपके पास मीन्स होना चाहिए उस चीज़ को परचेज़ करने का, मीन्स से मतलब है मनी, ठीक है। एंड यू शुड ऑल्सो हैव द सेम विलिंगनेस, मीन्स आपके पास मान लीजिए पैसा है, आपके अंदर डिज़ायर है, बट आपके अंदर ये भी विलिंगनेस, ये भी डिज़ायर होना चाहिए कि आप उस पैसे को उसी सेम कमोडिटी को ख़रीदने के लिए एक उसी सेम टाइम में और उसी सेम प्राइस पे खर्च करना चाह रहे हैं। जब ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल होगी देन वी से दैट द डिमांड एग्जिस्ट, राइट। देयर इज़ ए एग्जाम्पल ऑल्सो गिवन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप डिज़ायर करते हैं दैट यू वॉन्ट टू ओन लैम्बोर्गिनी, ऑल राइट। नाउ सिंपली ड्रीम देखना इज़ नॉट डिमांड, ठीक है। हम तो बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं दैट वी वांट टू ओन दिस, वी वांट टू ओन इतने ये वाली कार, वो वाली कार, लग्जूरियस कार, बट हर ड्रीम या हर डिज़ायर डिमांड नहीं होता है। सेकंड तो कंडीशन क्या होगी, अगर आपके पास एक ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए एक ड्रीम है, डिज़ायर है, मीन्स आपके पास उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए पैसा है, मान लीजिए उस लैम्बोर्गिनी को ख़रीदने के लिए आपके पास पैसा भी है। और तीसरी कंडीशन मीन्स आपके पास आपके मन में इस टाइम ये विलिंगनेस है कि आप उस पर्टिकुलर पैसे को उसी लैम्बोर्गिनी को ख़रीदने में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जब तीनों कंडीशन फुलफ़िल होगी देन वी विल से दैट डिमांड एग्जिस्ट, राइट, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड टॉपिक दैट इज़ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, सिंपली जो हमारा जो प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस पे डिफरेंट डिमांड होती है, राइट। 2 रुपये पे इतनी डिमांड आ रही है तो 4 रुपये पे डिमांड कम हो जाएगी मे बी, या 3 रुपये पे पर्टिकुलर डिमांड आएगी। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं टेबल के फॉर्म में, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। So you can see the definition. It is the tabular representation of price and quantity demanded, right? तो डिमांड शेड्यूल हमारा क्या है, tabular representation of price and quantity demanded. It explains the functional relationship between price and quantity variables. तो डिमांड शेड्यूल हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी वेरिएबल्स के बीच में, डिमांड वेरिएबल्स के बीच में। So it is a list of various amounts of a commodity that a consumer is willing to buy at different prices and at different point at the same at particular point of time. एक particular point of time पे consumer different prices पे जो different quantity खरीदना चाहता है, उसी चीज़ को जब हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है डिमांड शेड्यूल का कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड को जब हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा, उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। और ये 2 टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखिए आप सबसे पहला आता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, इंडिविजुअल का मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो वो रिप्रेजेंटेशन जब हम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल का दिखाएंगे तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जैसे आप देख सकते हो, सो इट शोज द डिमांड ऑफ वन कंज्यूमर और इंडिविजुअल। तो द प्राइस डिमांड रिलेशनशिप यू कैन सी इज शोन इन टेबल। तो आप क्या देख रहे हो कि ये यहाँ पे एक सिंगल पर्सन या सिंगल इंडिविजुअल की बात हो रही है। लेट्स से वो इंडिविजुअल है नेम्ड ए, ठीक है। ए ने जब 5 रुपीज़ पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस था तो वो क्वांटिटी डिमांड कर रहा था 200। जब उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस 4 हुआ तो उसने डिमांड किया 300, 3 पे 400, 2 पे 500, 1 पे 600। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल ए की। तो ये क्या हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। We can see that people buy more when price is low and buy less when price is high. ये नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशंस की बात हो रही है। जनरली क्या होता है, जब प्राइस हमारा घटता है तो लोग ज़्यादा खरीदने आते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को, और जब प्राइस बढ़ता है तो लोग डिमांड थोड़ा कम करते हैं, राइट। नाउ
So the table showing various quantities of commodity that could be bought by a single consumer per period of time at various prices of commodity keeping other factors constant is called individual demand schedule. I hope it is clear to all. Now we will talk of market demand schedule. तो market demand schedule क्या है हमारा? Tabular representation of total quantity demanded by all the consumers at different prices of price levels. ठीक है, तो वही बात जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में एक पर्टिकुलर मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, यहाँ पे मल्टीपल या लॉट ऑफ कंज्यूमर्स की बात हो रही है, पूरी इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो एक मार्केट में सारे कंज्यूमर्स की डिफरेंट प्राइजेस पे क्या क्या डिमांड आती है, उसको जब हम कलेक्टिवली शो करते हैं टेबल के फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड शेड्यूल। मान लीजिए एक पर्टिकुलर मार्केट में टोटल 3 कंज्यूमर हैं, ए बी सी, ठीक है। तो प्राइस 10 पे कंज्यूमर ए 2 क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, बी 3 कर रहा था, सी 5 कर रहा था, 8 रुपये पे इसी तरीके से चेंज होता जा रहा है। तो ये सारे कंज्यूमर्स की बात हो रही है। अब सारे कंज्यूमर्स को हम ऐड ऑन करेंगे तो वो टोटल हमारी क्या कहलाएगी? मार्केट डिमांड। ठीक है, मार्केट डिमांड क्या हो जाएगा? ए की डिमांड प्लस बी की डिमांड प्लस सी की डिमांड। तो इट शोज़ द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स। और ये मार्केट डिमांड शेड्यूल हमारा कहाँ यूज़ होगा? जब हमें पूरी इंडस्ट्री का एनालिसिस करनी है, तो इंडस्ट्री एनालिसिस में हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को यूज़ करेंगे। बात करते हैं डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व जो हम बात कर रहे थे, डिमांड शेड्यूल जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन था प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, उसी चीज़ को जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम दिखाएंगे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, उसे हम सिंपली बोलेंगे डिमांड कर्व। तो ठीक है, आप ये देख सकते हो टेबल जो मैंने बनाई है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की। ठीक है, तो ये टेबल हमारा क्या हो जाएगा? डिमांड शेड्यूल हो जाएगा हमारा ये टेबल वाला। अब बगल में मान लीजिए इसी को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये हमारा क्या है? डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व जो ग्राफ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का, उसे बोला जाता है डिमांड कर्व। वी हैव टाइप्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट डिमांड इज प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड क्या होता है? अज्यूमिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड प्राइस डिमांड। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि प्राइस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस है, उस प्राइस पे उस कमोडिटी की कितनी डिमांड आती है, उसे हम बोलते हैं प्राइस डिमांड। मान लीजिए 5 रुपये पे 20 यूनिट्स की डिमांड आ रही है, तो वो डिमांड क्या है? प्राइस डिमांड। ठीक है, dx इज इक्वल टू एफ पी एक्स, वेयर dx इज इक्वल टू डिमांड फॉर कमोडिटी, एफ इज फंक्शनल रिलेशनशिप एंड px इज द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। Now the second is cross demand. Cross demand क्या होती है? Assuming other things constant, a relationship between the demand of a given commodity and the price of related commodity is called cross demand. तो इसका मतलब हुआ कि अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो एक कमोडिटी की जो डिमांड है और दूसरी रिलेटेड कमोडिटी का जो प्राइस है, उसके बीच में जो रिलेशनशिप है, उसे हम बोलते हैं क्रॉस डिमांड। नाउ यहाँ पे मेन फोकस क्या है? रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी देखिए 2 टाइप की हो जाती हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं हमारे, और इसमें आपके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जैसे टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, मान लीजिए टी का प्राइस बहुत बढ़ गया, तो डिमांड किसकी हो सकता है बढ़ जाए? कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाए। लोग चाय की जगह कॉफ़ी पीना ज़्यादा प्रेफर करें, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। ठीक है, उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाता है? जो साथ साथ चलते हैं, जैसे प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड कार। मान लीजिए पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस टाइम कार और गाड़ियों का डिमांड में अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? क्रॉस। और यहाँ पे जो डिमांड, जो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप होगा, उस डिमांड को हम क्या बोल रहे हैं? क्रॉस डिमांड। सो प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेज, द डिमांड फॉर कॉफ़ी इंक्रीजेज, एंड फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज, द डिमांड फॉर कार डिक्लाइंस। सो दैट इज क्रॉस डिमांड। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या है? डिमांड दैट चेंजेस विद द चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। जैसे जैसे हमारे कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, वैसे ही उसकी जो डिमांड है। तो इनकम डिमांड जैसे मान लीजिए मेरी इनकम इंक्रीज़ हुई, तो मैं और ज़्यादा ब्रांडेड क्लोथ्स प्रेफर करने लगी। अभी मान लीजिए एक नॉर्मल ब्रांड की अगर मैं क्लोथ्स को या प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर रही हूँ, तो मैं और लग्जूरियस में जाने लगूंगी, राइट। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, नॉर्मली कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, तो वो मोर क्वालिटी, मोर ब्रांडेड आइटम्स की तरफ जाने लगता है। और जो ऑन दी अदर हैंड जो चीप प्रोडक्ट्स होते हैं, लोकल गुड्स होते हैं, उनको वो धीरे धीरे छोड़ने लगता है, उनकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। तो जिस तरीके से इनकम के साथ साथ डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? इनकम डिमांड। ठीक है,
फिर आती है आपकी डायरेक्ट डिमांड। नाउ डायरेक्ट डिमांड क्या है? डिमांड फॉर गुड्स दैट आर यूज फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, ऐसे गुड्स की डिमांड जो कि डायरेक्टली कंज्यूम किए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में राइस की डिमांड मान लीजिए बढ़ रही है, तो राइस क्या है? अल्टीमेटली अगर मैं मार्केट से राइस ख़रीदूँगी तो उसको मैं डायरेक्टली कंज्यूम करूँगी ना, कहीं और उसे बीच में नहीं यूज़ किया जाएगा। वीट की डिमांड होगी, क्लोथ्स में बने बनाए गारमेंट्स खरीद रही हूँ तो उनको मैं डायरेक्टली कंज्यूम करूँगी, दैट इज़ डायरेक्ट डिमांड। So next we have is the derived demand, demand for goods that are used in the production of other goods। इसका सिंपल से मतलब हुआ कि ऐसे गुड्स की डिमांड अगर मार्केट में हो रही है जो जिन गुड्स को हम अदर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर लेबर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो अल्टीमेटली लेबर को हम डायरेक्टली तो यूज़ नहीं करें, लेबर इज़ यूज फॉर इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। लेबर हमें लेबर को ह्यूमन लेबर को हम यूज़ करें बाकी काम को करवाने के लिए, राइट। डिमांड फॉर सीमेंट मान लीजिए बहुत इंक्रीज़ हुई तो सीमेंट को हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करें, वो कंस्ट्रक्शन में या बिल्डिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और समथिंग लाइक दैट उसके लिए यूज़ हो रहा था। ऐसे प्रोडक्ट्स की अगर डिमांड मार्केट में हो रही है दैट इज़ डिराइव्ड डिमांड। द नेक्स्ट वन इज़ जॉइंट डिमांड, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी कहते हैं। तो जॉइंट डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का मतलब है डिमांड फॉर गुड्स दैट आर यूज टुगेदर, ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में जो कि कलेक्टिवली यूज़ होते हैं। कार की डिमांड बढ़ रही है तो पेट्रोल की भी साथ में बढ़ेगी। पेन की डिमांड अगर मार्केट में बढ़ रही है तो साथ में इंक की भी बढ़ेगी। मोबाइल की डिमांड अगर बढ़ रही है तो साथ में चार्जर की भी बढ़ेगी। सो दैट डिमांड इज़ नोन एज जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। Alright, next we have is competitive demand. So demand between the substitutes that are competing with each other, right? तो substitute products जो एक दूसरे के साथ हमेशा competition में रहते हैं उन तरीके के प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। फॉर एग्जांपल टी वर्सेस कॉफ़ी, तो हमेशा ये डिमांड एक कंपटीशन बना रहता है कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा टी की डिमांड आ रही है तो कॉफ़ी की कहीं ना कहीं डिक्लाइन होगी। कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा कॉफ़ी अगर बहुत ज़्यादा लोग पसंद करने लग गए तो टी की डिमांड में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। पेप्सी की डिमांड अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो साथ में कोक की डिमांड कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी, वो डिक्लाइन हो जाएगी। तो सच डिमांड इज़ नोन एज कॉम्पिटिटिव डिमांड, राइट। नेक्स्ट इज़ वी हैव इज़ कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मीन्स डिमांड फॉर अ गुड विद मल्टीपल यूजेस, ऐसे प्रोडक्ट या गुड की डिमांड जिसके मल्टीपल यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी को हम मल्टीपल यूजेस के लिए यूज़ करते हैं, लाइट के लिए, हीटिंग के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, गीज़र के लिए एक्सेट्रा। मिल्क है, मिल्क को हम डायरेक्टली भी कंज्यूम करते हैं for drinking purpose, then we have for preparation of sweets in the tea, in coffee etc. So ऐसे प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है जो मल्टीपल यूजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर। जब अब एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड की बात हो रही है तो वो क्या है? इंडिविजुअल डिमांड। मान लीजिए स्टूडेंट ए कह रहा है मुझे 2 नोटबुक्स चाहिए, 2 नोटबुक की डिमांड जो आई किसकी तरफ से आई? स्टूडेंट ए की तरफ से आई पर वीक में, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारी इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है? टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। एक मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं उन सब की कलेक्टिव डिमांड को हम क्या बोल रहे हैं? मार्केट डिमांड। मान लीजिए एक पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में जितने भी कंज्यूमर जितने भी नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स को डिमांड कर रहे हैं तो टोटल डिमांड फॉर स्मार्टफोन्स इन इंडिया वो क्या हो गई? हमारी मार्केट डिमांड हो गई। नाउ वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, क्वाइट इंपॉर्टेंट। देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं या हम कह सकते हैं उन्हें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट है प्राइस। देखिए प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड घटेगी। सो प्राइस एक फैक्टर हो गया। दूसरा आता है आपका इनकम। इनकम क्या होता है? जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स या क्वालिटी गुड्स इंक्रीज हो जाता है। एंड इसी तरीके से अगर उसकी इनकम डिक्लाइन करती है तो क्वालिटी गुड्स को वो छोड़ के चीपर गुड्स पे जाता है, तो दैट इज़ इनकम। थर्ड फैक्टर आपका आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस देखिए जैसे जैसे हमारा कंज्यूमर जो है अवेयर हो रहा है, नॉलेजेबल हो रहा है, ही इज़ मोर गेटिंग, जैसे इन्फ्लुएंसर्स को वो देखता है, एडवर्टीजमेंट्स देखता है, फैशन ट्रेंड्स को देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो उसकी प्रेफरेंसेस जो है ना डे बाय डे चेंज होती है और उससे डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस उसके अकॉर्डिंगली हमारी डिमांड जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है, राइट, फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन वी हैव इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स जैसे मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आते हैं इसमें और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर हम बात करें तो मान लीजिए टी कॉफ़ी, तो अगर टी की डिमांड बहुत ज़्यादा, टी के प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की
डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. सो दैट इज़ सब्स्टिट्यूट. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इसी में बात करें तो कार की अगर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है तो पेट्रोल की भी बढ़ेगी. सो ये हो गया हमारे रिलेटेड गुड्स. सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ डिमांड. नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस. तो कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशन है, अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो प्राइजेज़ हैं पर्टिकुलर कमोडिटी की वो इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो आज ही वो ज़्यादा ख़रीद के रख लेंगे, राइट. और अगर उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस कम होने वाले, तो वो आज ना ख़रीद के वो वेट करेंगे जब प्राइस कम हो जाए तब मैं ख़रीदूँगा. तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन. नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन एंड मार्केट साइज़. जितना ज़्यादा पॉपुलेशन या जितना बड़ा मार्केट साइज़ होगा उतनी ही ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी. देन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड अदर फैक्टर्स. आपके कंट्री में जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, अदर फैक्टर्स हैं, उनकी तरफ से टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, टैक्सेस कैसे हैं, कितना क्या वो सब्सिडी दे रही हैं प्रोडक्ट्स पे, गवर्नमेंट रेगुलेशन किस तरीके हैं, तो दैट कैन ईदर बूस्ट डिमांड और इट कैन ऑल्सो रिड्यूस द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स. Thank you so much for watching, and if you have any doubt please feel free to post it in the comment section.